अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और हमारे आज के शो के पहले मेहमान हमारे रांझा जी। रब्बा देख लिया तेरा मैं जहान, रब्बा देख लिया इवें सुना विच फस दिए जान, रब्बा देख लिया, रब्बा देख लिया तेरा मैं जहान देख लिया। मैनू तो ये समझ नहीं आउन डई कि उथों डरना है या इथों डरना है। तशरीफ रखो गुरु जी, तशरीफ रखो, सदके जावा अपने गुरु दे। जिंदा रहे। ये है कौन? ए जी ऑरेंज ट्रेन दा इंजन है जी। सरकार सुनन नहीं डे, मेरे गुरु ने, मैं सदके जावा अपने गुरु जी दे। गुरु तो है तुम्हारे, लेकिन है कौन? लिबर्टी स्टैचू दा वड्डा मुंडा है जी। ओ जनाब दासना ते पहनावा मेरे सरकार, मेरे मुर्शद, मेरे गुरु ने। तारुफ तो करवाओ ना। ए भाई जी बीजेपी दा हाथी है। ओ जनाब दस्या ते है, मैं सदके जावा, मैं अगो लंघ चले ऐसा गुरु और किसी ने टक्कर भी मार देंदे ने। मैं दसिया हजूर मेरे गुरु ने, मैं इन्हां दा चेला होण नूं फिरन दे आवां, मगर सरकार मनन नहीं डे। अच्छा बड़े तरले ले ने कि मैनू अपना मुरीद कर लो, मैनू अपना चेला बना लो। ये पहले तो तुम ये नहीं पहनते थे, अब तुमने इस चक्कर में लकड़ी की खेड़ी भी पहनना शुरू कर दी। ओ जनाब इन्हां दे दुख ही पाई है, चमड़े दी जूती ला के सौवियां ते खा जांदे ने। बस बड़े ही डाढे ने गुरु जी, मगर मैनू बड़ा खज्जल करन दे ने। तुसी सिफारिश करो, मैनू अपना चेला बना लेना। तुमने किस चक्कर में ये गुरु का लड़ पकड़ लिया है? ए हीर दे मामू लगदे ने। ओ जनाब हीर हासिल करने वास्ते किसी बुजुर्ग ने कहा सी कोई गुरु फड़ ले, इस गल्लों इन्हां दा लड़ फड़ लिया। पर पहले हीर दा सियापा पिया सी ते हुण पीर दा सियापा पै गया। राजी नहीं होण दे, बड़ियां मिन्नतां कीतियां ने, बड़े तरले कीते ने, मगर नहीं रजन डे। रजन नहीं डे क्या मतलब? जनाब सवेरे रोज 2 किलो सूजी दा हलवा पकाना ते नाल 70-80 नान लैके आना। वंडण वास्ते जी, वंडण वास्ते? नहीं जी नहीं, सरकार दे नाश्ते वास्ते। और यकीन मनो 2 किलो सूजी दा हलवा हाथ ते रख के सुड़की मार के खा जाते ने। बच्चा जी सरकार, मैं सदके जावा। साडी खुराक वेख के सानू नजर लाउणा चाहना? नहीं हजूर, अल्लाह तुहानू होर मेदा देवे। 10 किलो गोश्त भुन के अगे रखिया ते मारन ही लग पे ने। मैं कहा सरकार घट, कहंदे ने नहीं। तेनू किन्ने कहा सी गोश्त करा, साबत बकरा क्यों नहीं लै गया? मैं कहा जनाब तुसा खाना सी, ओदे नाल टकरो टकरी होना सी। कहंदे ने नहीं, बकरे चो थोड़ा जिहा भी हिस्सा को होर खावे ते सानू जलाल चढ़ जाना। तो इनको इधर क्यों ले आए हो? कसाई ने कहा सी जी महल्ले दा चक्कर लवा लिया, फिर चोरी फेर ली। ओ जनाब इत्थे तां इन्हां नूं लैके आए कि मेरी ते मनन नहीं डे, तुसी सिफारिश करो कि मैनू अपना चेला बना लें। अभी आपने किया क्या है बच्चा? अभी तो आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। हजूर जेब मैं अपनी खाली करा बैठा, पैरों जुती मैं गवा बैठा, और किन्नी को तपस्या करा। मैनू गुस्सा चढ़ गया तो मैं इथों तपस्या कर दूं। अभी हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। सरकार तुहाडा मनोरंजन नहीं, तुहाडा ते टणोरंजन करना पैना। लाओ जनाब मनोरंजन कर देने। ओए अस्की की पेश वटाए यार तेरे मिलने, सारी दुनिया तो चोरी चोरी आए यार तेरे मिलने। बच्चा जिड्डा तू गा रहे हैं, तेनू हीर लब्बे ना लब्बे फंक्शन लब जाएगा। ओए कच्चू घुमिया दे मुर्शिद, ओ मैं हीर वास्ते तेरा लड़ फड़े है, फंक्शन वास्ते फड़ना होंदा ते सही सरवर बट दा लड़ फड़। अदब से बात करो बच्चा, वरना जला कर उस तरह का कर दूंगा। ना गुरुजी माफ कर दो, माफ कर दो। बड़े करनी वाले गुरु ने। फांसी का आर्डर हो गया सी इन्हां नूं।
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਰਾ ਫਾਂਸੀ ਘਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ जी सिर्फ मैनू अपना चेला बना लो बाबा जी आप क्यों नहीं चेला बना लेते आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है रुकावट चेला बनाने के लिए इनको सर मनवाना पड़ेगा यार मुंडवा लो सर बाबा जी मैं करा लेनी सी टिंड मगर तुहाडी टिंड वेख के मेरा दिल चढ़ गया इसलिए शीशा ते वेखो बंदे लगदे ही नहीं को काफ दे हमाम लगन डे कहाँ देखें हम शीशा हम नहीं जाते ब्यूटी पार्लर हमारी नेचुरल ब्यूटी है सदके जावा इस नेचुरल ब्यूटी दे मैं क्या गुरु जी ऐतकी उकाड़े मेला मोएशियां लगे तो उथे जरूर जाना शायद तुसी मुकाबला हुसन दा अवार्ड जीत लवो और हमारी सेवा करने की बजाय हमें जुगते कर रहे हो गुरु जी किवें करा तुहाडी सेवा लत तुहाडी मेरे दोवां हत्थां च नहीं आंदी किवें कुटां दसो इहदे ते स्कूटर चलावां सिर तुहाडा नहीं कुटिया जांदा चमड़ा ही एडा गर्म कीता है तुसीं दसो किवें सेवा करा तुहानू सवेरे सवेरे मंजी तो उठा के ते खुरली ते बन्नवा करा तुहाडे लई राती खल बड़े में पीवां करा ताड़ी ते मालिश भी नहीं मैं कर सकता मैनू तो दुकानदार ने तेल शीशी च देना है तो तुहाडा पीपे वाला काम है अपने वादे का पालन करो ओ मैं केड़ा वादा कर बैठा मैं तुहानू टिंड ते ग्राइंडर फेरन दा कह दिता तुमने हमें वचन दिया था कि ताड़े तालू च तस्मे पवा दिया ये वचन दे बैठा मैं हमारे आश्रम में दाखला ले लोगे हमारे शागिर्द बन जाओगे अब बाबियो मैं ते चाहना वा तुहाडा शागिर्द हो जावां तुहाडे आश्रम विच आ जावां साडियां कुछ शर्तां ने बच्चा आर्डर करो जनाब लिख बच्चा 5000 रुपया एडमिशन फीस 3000 रुपया ट्यूशन फीस 3000 रुपया स्कूल वैन दा किराया ओए बाबा ऑक्सफोर्ड हद हो गई है एडमिशन फीस अलहदा ट्यूशन फीस अलहदा वैन दा किराया अलहदा पैसे आपके पल्ले नहीं है काश से आपने दोनों ने गले में लटकाए हुए बस बाबू जी वादा ते ही कीता सी कि रोज मैनू 10 रुपए देगा ते मैं इनू 10 ना हले तक ओनू किसी ने 10 दिते ने ते ना मैनू किसी ने 10 दिते सब जरा गौर से देखें लगता नहीं दोनों बहनें और एक ही दिन बेवा हुई हैं दोवां दे बंदे आपस में लड़के मर गए ए अदब नाल गल कर रहे मूर्खा खबरदार जे मेरे मुर्शिद नूं कुछ किया ते भाई खूब चमक रही है बाबा जी दी टिंड पिंड था च धीआं पैणा इहो जे तवे ते पूरी जंज दी रोटी पका लेंदी ओए जालमा रोटी दी गल करके सानू भुख लवाती हो मैं सदके जावां अपने बाबे दे मैं बाबे दी खुराक दा बंदोबस्त करांगा मैं बाबे दा शागिर्द होवांगा बस बाबा जी मैनू ये दस दिओ मेरी हीर लभ पैगी ना शागिर्द कर लांगे बच्चा लेकिन हीर लभन दी गारंटी असी तेनू नहीं दे सकदे ओ क्यों बाबा जी बाबे दी ते अपनी बुढ़ी विआह दे 6 महीने बाद वसाखी दे मेले ते गवाच गई सी क्या वैसे जे हीर ही नहीं लभनी बाबा जी ते शागिर्द मैं तुहाडा तिल्ले वाला खुसा बनाण दा होना है बड़ा तुहाडा फौजी बूट ते फरमेर दा सिर ना ना इंज ना कह रांझिया बड़ी करनी वाले बाबा जी अच्छा जी बाबा जी चौंकड़ी मार के अपनी तपस्या च बैठे सी 2 बंदे डांगा लेके आए ने बाबे नूं जरदा ही देख समझ के चुक के ले गए नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा भाईजान आम तौर पे ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी जी अगर मैं ये कहने की जसारत करूं कि हर कामयाब नहीं बल्कि हर ईमानदार मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो क्या मैं गलत हूंगा नहीं बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम सही बात है और जो मर्द की ईमानदारी है वो भी वो जो खातून खाना है उस पे बड़ा डिपेंड करती है अपना तो उसका ईमान अच्छा होना ही चाहिए मर्द का मगर उसको जो डोल जाता है ना वो
वो घर की जो होती है ना औरत, उसकी फरमाइशों की वजह से डोल जाता है और उसके शौकों की वजह से डोल जाता यानी ईमानदार मर्द को ईमानदार मर्द रखने में औरत का बहुत हाथ होता है। एग्जैक्टली इसी तरह ईमानदार मर्द को बेईमान मर्द बनाने में भी औरत का बहुत ज्यादा हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है, और नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। है। कराची वाटर बोर्ड में मुलाजिम जी। ठीक है, करप्शन के इल्जाम में पकड़े गए, प्ली बार्गेन करके अभी वापस आए, हाँ जी हाँ जी। और साथ उनकी अहलिया तशरीफ रखती हैं। खुद बताएंगे कि उनके पकड़े जाने में, उनके करप्शन करने में अहलिया मोहतरमा का कितना हाथ था, जरा पूछ लें। जी सही बात की आपने जी, बिल्कुल मैं ईमानदार आदमी था, महकमा मेरी इज्जत करता था, इसकी फरमाइशों ने मुझे बेईमान बना दिया। ओए तो आपको जब पता है आपका खामद जो है जितनी उसकी तनख्वाह है जो हक हलाल की है उसमें गुजारा करना है, तो आपने क्यों फरमाइशों का सिलसिला शुरू कर दिया? भाईजान मैंने एक ही कमरे में 4 साल गुजार दिए जिंदगी के गुर्बत में। नहीं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कई मुल्कों के वज़रा जो हैं और कई मुल्कों के बड़े बड़े तगड़े लोग जो नामवर, पैसों के हिसाब से तगड़े नहीं, नाम के हवाले से, वो एक एक कमरे में ही रह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात? नहीं, एक मिनट यार, आप मुझे बताए ना कि आप इतने मासूम थे कि बीवी की फरमाइशों के सामने फौरन आपने हथियार डाल दिए, आपको हलाल और हराम के दरमियान तमीज भी बाकी नहीं रही। सर जी आप तो जानते हैं कि बीवी की फरमाइशों में कितनी ताकत होती है। अब बीवी की फरमाइशों में ताकत होती है, इंसान के ईमान में और किरदार में कोई ताकत नहीं होती। जी होती है, ईमान की ताकत होती है, लेकिन बीवी की फरमाइशें शुरू हो जाए तो घर में किलकिल पड़ जाती है, सुकून उड़ जाता है, परेशानी हो जाती है। क्या बताऊं आपको, ऐसी जिद्दी औरत हो ना तो बंदा तो बिल्कुल मर ही जाता है। यानी कि जिद भी मैंने सारी जिंदगी रो पीट के गुजारी है, अगर आप ऐसा मौका आया जब जिद की है तो क्या फरमाइश आप पूरी नहीं करेंगे? एक मिनट है, जो आपको थोड़ा सा एहसास है, जब आप अपने शौहर को रिश्वत लेने पे उकसाती थी, आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप अपने बच्चों को रिज़्क़ हराम खिलाएंगी? भैया हलाल भी खिला के हमने देख लिया। मैं आपको सही ईमानी बात बताऊं, मेरे खामिद जो वाटर बोर्ड में सुपरिटेंडेंट है और इन्हीं के अंडर एक शख्स काम करता है, क्लर्क है, और उसकी बीवी शादी ब्याह में जब भी आती इतना ज्वेलरी, इतना जेवर पहन कर आती है कि लबालब भरी होती है। वो यकीन करना, मैं क्या बताऊं, और मेरे हाथ खाली। चलो खाली हाथों से मैं गुजारा कर लेती, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जो जेवर मैंने अपने लिए बनाया, कल को बच्चे की शादी करनी है, जेवर उसको देना। बीबी जब तुम्हें पता है कि तेरे खामद की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो जेवर खरीदता फिरे, जो बच्चियां जेवर नहीं पहनती हैं, जिन बच्चियों को जेवर नहीं दिया जाता उनकी शादियां नहीं होती। यहाँ पे करोड़ों ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं हक हलाल से। तेरे फैशनों से, तेरी ऐनक से, तेरी सुर्खी से ही पता चल रहा है कि तूने अपने खामद को हराम खाने पे उकसाया है। अरे आप खुश हो, अब पूरे मुआशरे में तुम्हारे शौहर की वजह से तुम्हारी भी बदनामी हुई, शौहर भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ओ जी ये तो पता नहीं शर्मिंदा हो ना हो, मेरा पूरे शहर में मुंह काला करवा दिया। आप साथ मजीद कह लिया करें। यार 100 का 100% इल्जाम सिर्फ बीवी पे क्यों? ये मासूम खुद को दूध पीते हुए बच्चे, इनको पता ही नहीं चला, मासूम है कि पता ही नहीं चला। दूध पीते हुए बच्चे क्या, बल्कि शक्ल से तो लग रहा है कि कभी भी दूध नहीं पीते हुए। मेरी बात सुने, मैंने जितनी बेईमानी की ना उसका पैसा मैंने एक नहीं खर्चा, सब इसने खर्चे। बहुत अच्छे, मेरी माँ मांगे तो तुम ही लेके आते रहे ना, गुनाह में तो बराबर के नहीं बल्कि ज्यादा तुम शरीक हो। लेकिन ये खातून भी बरी जिम्मा करार नहीं दी जा सकती। पिछले दिनों चीन में एक सियासतदान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ उसकी बीवी को 9 साल और बेटे को 18 साल कैद की सजा हुई है। सिर्फ इसलिए कि घर में जब नाजायज आमदन आ रही थी तो उन दोनों को भी तो पता था ना कि कहां से पैसे आ रहे, वो खामोश क्यों रहे? देखो जरा, इधर हो तो बच रहे हो इस तरह के लोग। चीन में तुम होती तो 9 साल कैद होनी थी, और जिस तरह की तुम हो 9 साल बाद तू बांदरी बन जाना सी। पाकिस्तान में है तो हम लोग कर रहे हैं ना, जब बाकी लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। बस इधर ही लगे रहना। इस बात का तुम्हें एहसास है कि तुम तो चलो घर बैठी रहती हो सुर्खी पाउडर माल के, खामन तुम्हारे ने बाहर फिरना होता है, हर बंदा उसे थू थू करता फिरेगा। सबको पता चल गया कि इसने रिश्वत खाई और पकड़ा गया और किस तरह ये बाहर आया। इसकी टेंशन का तुम्हें ख्याल है? आए क्यों नहीं मुझे इनकी टेंशन का ख्याल। जब जेल से वापस आए हैं, यकीन करना इनकी खुशी के लिए आधा घंटा गाने सुनाती रही हूँ। ए दुनिया दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ए बेबी डोलम सोने दी, ए बेबी डोलम सोने दी। और इस गाने पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ, बेबी डोल मैं सोने दी। मुझे तो पता कि ये देगी लोहे की है। और जंगी रही है। अब आप खुश हो, कमा लिए पैसे, भर गया पेट,
इज्जत भी गई, नौकरी भी गई शौहर की। अरे भाई बहुत इकट्ठा कर लिया, मैं तो इसे कह रही हूँ चलो दुबई भाग चलते हैं। बताइए देखें कितने को पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, करोड़ों रुपये जो है ना वो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको माफ कर दे, करोड़ों रुपये एक बीमारी पे निकल जाते हैं। क्यों इस तरह का सोचती हो कि जो पैसा इकट्ठा हो गया उससे अब तुम्हें सारी जिंदगी आराम और सुकून ही मिलेगा? इसको हराम का पैसा, ये हराम का। और ये जो तुम मेकअप शेकअप करके फिर रही हो ना, इस तरह के पैसे से अल्लाह माफ करे चेहरा ही खौफनाक हो जाता है। ओ जी हाली भी की है एनक ते मेकअप दा लवा के देखो, तन लगेगा ढलाई दा काम कर दिए। क्या फायदा है तुम्हारे सुर्खी पाउडरों का? जो दिल में बंदे के मोहब्बत होती है ना, वो पैसियों शैसियों से या मेकअप सुर्खी पाउडर से नहीं बनती। खूब इज्जत करवा रहे हो मेरी यहाँ। मेरे वालिद साहब ने तो इससे शादी इसलिए की थी कि ये सरकारी मुलाजिम है, 4 पैसे बना लेगा, वरना मैं तो मोहम्मद राना को पसंद करती थी। हेलो, पहली पाकिस्तान में कोई फिल्म नहीं बन रही, ऊपर से हीरो पे नवा मुद्दा पड़ गया। अभी भी अपनी औकात में रहो, तुम क्यों उस मस्कीन को सोने की और जेवर की फरमाइशें करती हो? तुम ज्यादा से ज्यादा उसे कहो कि मैनू ईद ते ले ला दवी, या उनको मैनू शकरकंदी लै दे, या उनको कि भाई मैं गरम सिट्टा खाना है। सीधा सोना ही मांग लेनी हो तो कोलों। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कैसा प्यारा मुल्क है हमारा, जहां औसतन 7 अफराद की कफालत एक शख्स की जिम्मेदारी है। सही। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो यूं कह सकते हैं कि इस मुल्क में 3 करोड़ कमाने वाले और 20 करोड़ खाने वाले हैं, और इन खाने वालों की एक बड़ी तादाद कामचोर नौजवानों पे मुश्तमिल है। हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में एक ऐसा ही कामचोर नौजवान खड़ा है। ओए यार, बड़ी ठंडी हवा चल रही है भाई। ओए होए होए होए। यार किस लिए ले आए हो इधर इतनी सर्दी में? मेरी तरफ मुंह करके बात करो, मैं बताता हूँ किस लिए लाए हैं। ओ नहीं, ये लाया नहीं है वैसे तो, मुझे तो इसने अंदर से बुलाया घर से, तो मैं कंबल में से निकल के बाहर आया हूं, तो मैंने इसको गौर से देखा तो मैं ऐसे हुआ हूं, तो ये मेरे पीछे चल पड़ा, फिर मैं आ गया कि इधर आ गया। मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्यों बुलाया है या क्यों लेके आया है। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं जी। हाँ जी। और तुम्हारे बाप की उम्र 68 साल है, और आज भी वो बूढ़ी कमर के साथ सुबह दोपहर शाम काम करने पे मजबूर है। तुम हट्टे कट्टे होके काम नहीं कर रहे। ठंड बहुत है जी, बड़ी ठंड है आज तो। काम क्यों नहीं करते? बाप का हाथ क्यों नहीं बटाते? अच्छा जी, मैंने एफए किया है जी। हाँ। तो मैं नौकरी के लिए मेहनत करता रहता हूँ जी, मैं भागदौड़ करता हूँ, नौकरी मिल नहीं रही जी। अच्छा एक मिनट, एफए पास हो, कितनी देर से नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो? मुझे मेरा ख्याल है 7 साल हो गए हैं जी एफए किए। 7 साल में तुम्हें एफए की बुनियाद पे कोई नौकरी नहीं मिली, नहीं और मिली। आइंदा भी नहीं मिलेगी। बड़ा जुल्म है जी इस मुल्क में। उससे बड़ा जुल्म ये है जो तुम ढा रहे हो इस मुल्क पे, कि कोई काम ही नहीं कर रहे। हाँ जी, और उससे बड़ा जुल्म ये है कि आज बहुत ठंड है। खुदा के लिए अपने बाप का हाथ बटाओ, अपने बहन भाइयों की कुछ मदद करो, नहीं, कोई काम करो। मैं चाहता हूँ जी अपने बाप का हाथ बटाऊं, मैं अपने बहन भाइयों की मदद करूं, मगर नौकरी नहीं मिल रही ना। कौन सी नौकरी तुम्हें चाहिए बताओ, किस तरह की नौकरी? सर मैंने एफए किया हुआ है। वो एफए किया हुआ, यहाँ पे एमए पास नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। हाँ जी, तो वो उनके घर में भी यही लड़ाई पड़ी होगी लाजमन। क्या? जो मेरे घर में पड़ी, रोज लड़ाई होती है जी। अब्बा जी रोज यही कहते हैं चल मेरे साथ ही काम पे दुकान पे। मैं अब एफए किया हुआ है, मैंने अब एफए इसलिए यार तुमने मेरी बात सुनो, तुमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एफए किया हुआ? नहीं जी नहीं, मैंने तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज तुल्ले से किया था जी। और सर जी ये मां प्यो ने की सोचा है कि साडा पुत्र एफए करके कोई मैदान मारेगा, इन्हें बुकड़ मार ली। नहीं जी, ये तो ठंड ही बहुत है ना इसलिए। वो किन्नी की ठंड हुए, वो मुंह तेरा लंगोटा पड़ने वाला, तबीयत तेरी कोआला वाली हुई। हद हो गई है, इतनी ठंड में कोवाली के दोनों हाथ पलने पड़ते हैं ताड़ी मारने के लिए। यार मेरी बात सुनो, तुम अपना काम कोई क्यों नहीं करते? वो इंशाल्लाह जी जिस दिन नौकरी मिल गई तो मैं अपना काम। नौकरी को छोड़ो, कोई काम अपना क्यों नहीं करते? नौकरी भी काम ही होता है जनाब। नौकरी नहीं मिल रही ना 7 साल से, अपना काम क्यों नहीं करते? और जी अपना काम क्या मतलब, अब एफए करके पकौड़े लगा लूं मैं जी। पकौड़े लगाने में क्या हर्ज है? शाबाश, हर्जी कोई नहीं है जी।
सारे महल्ले में बातें करने लोग शुरू हो जाएं कि वो ये अनपढ़ बंदा रशीद नुक्कर पे पकौड़े लगाता है और ये एफए पढ़ा हुआ बंदा रशीद अनपढ़ के साथ पकौड़े लगा ले। अच्छा, तो आप लोग बातें नहीं करते तुम्हारे बारे में कि 7 साल से बाप के घर में बैठे हुए उस पर बोझ बने हुए हो? करते हैं जी बातें, मगर मेरे हक में करते हैं ना कि बेचारे ने एफए किया हुआ और नौकरी नहीं मिल रही। ये आखिर पे फिर भी करते हैं जी। बस ये तित जो है ना, यही तुम्हें मरवा गई है। नहीं नहीं, आप जो तित कर रही हैं ये बाहर की तरफ है, मैंने जो किया है ना वो अंदर की तरफ है। करके देखें जरा अंदर की तरफ। भाई इतना ठीक है, कुछ बेहतर हुआ है, मेहनत करें ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत करूं इस पे? हाँ जी। और तुम? अब मैं भी इंशाल्लाह नौकरी मिल गई तो देखें मैं किस तरह। यार, ये नौकरी का पीछे छोड़ दो, खुदा के बंदे को काम सीख लो। ओ भाई जी, हुकूमत ने इदारे बनाए हैं काम सिखाने के लिए, वेल्डिंग के लिए, शटरिंग के लिए, पता नहीं क्या क्या। यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं भाई जी, और आप एफए पढ़े हुए बंदे को कह रहे हैं कि वेल्डिंग शुरू कर दे। क्या तुमने एफए की रट लगाई हुई है? तुम्हें पता है पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों से फारिग होते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा को नौकरी नहीं मिलती। यानी कुछ 1.25 लाख बंदे को नौकरी नहीं मिल रही जी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। ओए दा मतलब है मैनू 6-7 साल होर सौना पैना है। फजूल इंसान, वो जिनको नौकरी नहीं मिलती वो कोई ना कोई काम करते हैं। इन्नी ठंड जी वो किन्नी की ठंडे वो किन्ना के सौना ही अगे सौ के तेरा तय कीते कंबल जिड्डा मुंह हो गया। लो जी, इन्ना वेट वेले बंदे का ही हो सकता है। अगर वेड का ताल्लुक मेहनत के साथ है तो फिर आपका जितना वेड है आपको तो MDPI होना चाहिए। बड़ी मेहनत की हुई है जी आपने, बजाय इसके कि कैफे पास नौजवान जो बेचारा फारग है उसके साथ अफसोस करे, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं यार। तो यार तुम किस बुनियाद पे हमदर्दियां समेटने की ऐसी खामखा कोशिश कर रहे हो? किस चीज की कमी है तुम में? 2 पाँव हैं, 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, 2 हाथ बाजू ना हैं। गिनो, हाथ ना गिनो, जिन्नी ठंड है मैं नहीं च कड्डने। हाथ बाहर नहीं करने तू, एडा तू शोले फिल्म का ठाकर। ये हाथ मुझे दे दो ठाकर। ये ना देना जी, ये गंदे कर देगा जी। इन्हें तो कभी अपने हाथ नहीं साफ देते होंगे। अजय मेरी बात सुनो, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फारिग रह के तुम्हारा सारा दिन गुजरता कैसे है? और सर इतना भी मुझे फारग ना समझे, ये तो ठंड की वजह से मैं सिमटा हुआ हूँ, वरना फेसबुक पे 24 घंटे में मेहनत करता हूँ। दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, फेसबुक फ्रेंड्स को मैं बड़े मशवरे देता हूँ, और अल्लाह के फजल से सब लोग मुझे लाइक भी करते हैं। और फेसबुक पे तुम्हें लाइक करते हैं, वैसे डिसलाइक करते हैं, कोई तुम्हें लाइक नहीं करता। हाँ जी, ठंड बहुत है, ये ठंड की वजह से लोग डिसलाइक करते हैं कि यार की इकट्ठा होया है। ओ बस कर दे, तेरे को सुन के मैनू भी लगन लग पई है। देखो जरा कितनी ठंड है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आप माशाल्लाह एक कश्मीरी खानदान के चश्मो चराग हैं। आप भाईजान अराइन खानदान के लहसुन व प्याज हैं। फौरन हर बात पे मुकाबलेबाजी। नहीं, यार, नहीं, ये बिल्कुल नहीं मुकाबलेबाजी, यार, मैं तुम्हें आपको बात- इज्जत दे रहा हूँ। आपको एक बात बताने लगा हूं भाईजान कि जी। एक रिसर्च के मुताबिक कश्मीरियों की जिंदगी का 3/4 हिस्सा किचन बावर्ची खाने में गुजरता है। तो एक हमारे व्यूअर ने तवज्जो दिलाई है सिर्फ कि उनसे अर्ज करें कि आपने कभी याद माजी में बावर्ची खाने का स्पेसिफिकली जिक्र ही नहीं किया, उस कल्चर का, उस माहौल का, उन खानों का, उस अंदाज का, उसमें बैठ के खाना खाना किचन में। जी, ये जी। सारा पूरा एक मतलब आपको फौरन पीछे ले जाता है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारा बावर्ची खाने में 3/4 हिस्सा गुजरता है, वो कश्मीरी एक ऐसी जात के लोग होते हैं जो दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, चूंकि अराइयों का 3/4 हिस्सा जो है वो खेतों में गुजरता था। आप लोगों के लिए अनाज खेतों में से जो उगाते चीजें आती थी उनको इस्तेमाल में लाने के लिए हमारा 3/4 हिस्सा जो है वो बावर्ची खाने सिर्फ में हमारे लिए ये लोग प्याज छोड़ते थे। नहीं, हम तो आपकी इनकम के लिए किचन में घुसे रहते थे। याद से याद आ रही हूँ कोई इनकम। तो मैं
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس میں یاد ماضی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو واقعی کچن جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بچوں کو اگر وہ کچن دکھا دیا جائے تو وہ سمجھیں گے کہ ہے یہ کچن ہے یا کوئی جنوں پوتوں کا رہنے والا ڈیرا ہے. کیونکہ وہ ایک دیسی سا ماحول ہوتا تھا, زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ, کھانے والے بھی اور پکانے والے بھی. اس میں مٹی کا چولہا ہوتا, لکڑیاں یا اس یا چھڑیاں, کپاس کی چھڑیاں یا لکڑیاں اس میں جلائی جاتی تھیں, گوئے جلائے جاتے تھے جسے پاتیاں کہتے ہیں یا ابڑے کہتے ہیں, اپلے, تو یا ڈاک شک جلائے جاتے تھے. لکڑی کو چھوٹے چھوٹے اتنے حصے میں تقسیم کر کے ان کو ڈاک کہتے ہیں. اور وہ آگ جلانے کے لیے ایک پھونکنی بھی ہوتی تھی. ہاں جی, پھونکنی کہتے تھے, اتنا سا پائپ کا ٹوٹا. منہ کو آگ سے دور رکھنے کے لیے بیچ میں وہ پائپ آ جاتا تھا, اس میں سے پھونک مار دیتے. پراٹھے, روٹی اور آگ, وہ جو لکڑی کو چینج کرنے کے لیے, پوزیشن چینج کرنے کے لیے چمٹا ہوا کرتا تھا. ہاں جی, اور اسی چمٹے سے روٹی بھی پرتا لیتے. اور اس چمٹے کے بڑے کام ہوتے تھے. جی, کئی علاقے چمٹے کا ماں سارا روپئی. اور اس چمٹے کے متعلق اس وقت بزرگ خواتین کہا کرتی تھی کہ پتر چمٹا پلیت نہیں ہوتا, کہ چونکہ آگ یہ جلتا رہتا ہے اس لیے یہ پلیت نہیں ہوتا, اس سے روٹی پرتا لیتے. میں تو کئی دفعہ پھونکنے کے ساتھ پھونک مارتے ہوئے نا تو امی نے لک چمٹا ماریا, میں تینوں کیا پھونک مار دوں باجا بجا. چمٹا تو میں اس لیے مارتی تھی ماں جی اللہ بخشے کہ پتر پھونک ماری دیئے تو پھونک کھچنڈے. یار یہ پھونک مارتا تھا, آگ جوابی پھونک مارتی تھی آگے سے. یہی میں آج تک پریشان ہوں کہ وہ جوابی پھونک کون مارتا تھا. وہ چولہا مارتا تھا, وہ کہتا تھا مینوں پکاؤن دے پہلے اپنے منہ تے پکا. اور جب وہ لکڑوں کی یا اوپلیوں کی آگ جلائی جاتی تھی تو دھواں ایک نکلتا تھا, اور وہ سارا کچن جو ہے وہ جسے عرف عام میں پہلے برچی کھانا کہتے تھے, وہ دھوئیں سے بھر جاتا تھا. پھر جو اندر گھستا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ. اچھا ایک منٹ, مٹی کے چولہے کے ساتھ چمنی ایک لازمی حصہ ہوتا تھا, اور پھر چمنی کی صفائی, اوپر جا کے رسی کے ساتھ اینٹ اور اینٹ کے ساتھ کپڑا باندھ کے نیچے لٹکاتے تھے سال میں 1-2 دفعہ, تاکہ اس میں جو جمع ہونے والا. اچھے گھروں کا برچی کھانا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر نا جی یہ جو ٹریفک کے اشارے ہوتے ہیں یا یہ سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے, ہم اس کا استعمال اتنی بے دریگی سے کرتے ہیں. ایویں جاتے جاتے ٹریفک کا اشارہ توڑ دیتے ہیں, ایویں جاتے جاتے کوئی سرکاری باتھ روم میں گھسے تو اس کی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں, کبھی شیشہ توڑ دیتے ہیں, کبھی ہم اس کا کوئی باتھ روم ایسیسری توڑ دیتے ہیں, یا ایویں دروازوں کے شیشے یا کھڑکی کے شیشے ایویں ادراہ تفنن توڑ دیتے ہیں. ایسا ہم کیوں کرتے ہیں یار پا جنید؟ شیشہ ہو کہ دل ہو, آخر ٹوٹ جانا. اس طرح کی میم 5ویں نہیں تو 6ویں مہینے میں طلاق لے لیتے, چونکہ رومانٹک ہونے کے چکر میں اس طرح کا کوئی مصرع بول دیتی ہے, انگریزی کو شک پڑ جاتا ہے. انگریزی کو سمجھ نہیں آتی نہ شیشے کی, نہ دل کی, نہ ٹوٹ جانے کی, مگر وہ ہوکے سے سمجھ جاتا ہے کہ گل کو گڑبڑ ہے. لیکن ساڑھے مہینے ایڈے بڑے شاعر بن گئے. دیکھو یار, اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. بیوی کہتے ہیں چلیں چھوڑے نا, یا آپ کی ناک بہت خوبصورت ہے. چلیں چھوڑے نا, یہ آپ بولتی ہوئی بہت خوبصورت لگتے, چھوڑے بھی نا. کہتا ہے اتنی دیر سے چھوڑ ہی تو رہا ہوں. اور یہ آج جا کے گھر کوٹ کھائے گا. اچھا یار, جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, ہمیں راہ جاتے ہوئے ملک کی شکل بگاڑنے کے چکر میں نہیں لگے رہنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی شکل ہے, اس کے جو گورنمنٹ کے دفاتر, گورنمنٹ کی بلڈنگیں, یہ ٹریفک کے اشارے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری شکل ہیں, قوم کی شکل ہیں, قوم کی ایک تصویر ہوتی ہے, اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اچھا جی, خبر سنیں, ممبئی میں آن لائن خریدے گئے موبائل فون کی جگہ کمپنی والوں نے ڈبے میں
साबुन और चार्जर पैक करके भेज दिया। है को बात करने वाले, उस बेचारे ने ऑनलाइन मोबाइल की बुकिंग कराई है, मोबाइल आ रहा है, वो डीक रहा होगा, बड़ा तैयार श्यार होके शैम्पू शूम्पू करके लाल शर्ट पहन के बैठा होगा। अभी मोबाइल आता है, उसे फुल चार्ज करूंगा, उसकी एप्लीकेशनें लोड करूंगा, पता नहीं क्या क्या उसने इरादे किए होंगे, उन्होंने उसकी जगह साबुन भेज दी। है को बात करने वाली, बेचारा सारा दिन गुफ्तगू में से मैल ही निकालता रहे। अजीजी उसे पता नहीं था चलना, और डब्बा खोलते उसने फटाफट फोन कान को लगा लिया है, हेलो हेलो करता रहा, जब कान से झाग निकली तो पता लगा ये तो साबुन है। यार है यार, उसने बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मोबाइल की जगह साबुन निकले। पता नहीं किस तरह उसने पैसे पूहे इकट्ठे करके मोबाइल खरीदा है और उसकी जगह साबुन भेज दिया। सुबह मोबाइल रखा, पता चला शाम तक सारा पिघल गया। नहीं जी, साबुनदानी में रखेगा तो पिघलेगा, और फिर अपने अब्बा जी से डांट डपट खाएगा कि क्या से साबुनदानी च पानी होवे तो मोबाइल विच ना रखिया, सारा खुर गया ना हुण मोबाइल, और निक्कियां निक्कियां कालां ही कर सकोगे, लम्मी काल होनी नहीं, सारा मोबाइल ही पिघल गया भाई। बड़ी तरक्की हो गई, खुशबू वाले आने लग पे मोबाइल। हाँ जी, अब तो हर किस्म का मोबाइल आना शुरू हो गया, खुशबू वाले मोबाइल, मुंह धोने वाला वखरा मोबाइल, हाथ धोने वाला वखरा मोबाइल, बच्चों के नहलाने वाला वखरा मोबाइल, बड़ों के नहलाने वाला वखरा मोबाइल। बहरहाल फायदा ये होगा कि इस मोबाइल पे ना गंदी गुफ्तगू होगी ना गंदा मैसेज आएगा, साबुन वाला मोबाइल होगा। आहो, अभी अगर गंदी गुफ्तगू तो साफ हो के उधर से साफ निकले। हो जाएगी। और सारे से ज्यादा बड़ा फायदा इसका ये है कि मोबाइल जब खुर जाएगा, बिल्कुल चिपर जी रह जाएगी, तो चार्ज करोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप 2-3 दिन चार्जर लगाए रखें तो मोबाइल आपका वो पुराने साबुन वाले दाबड़े जितना हो। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी पंजाब का कहना है कि नवाब शाह और लाड़काना क्या, जरदारी और बिलावल अगर पंजाब में भी जिस हलके पर उंगली रखते वहां से जीत जाते। बहुत अच्छे, यानी पिंड लेवल से यानी तो डांगा वाले पहले आ। और यार खुदा के वास्ते जो प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने पंजाब में मेहनत करने का, वो तो पहले कर लो। अभी तो गुफ्तगू ही शुरू हुई है तो वो कहने शुरू हो गए जी जिथे मर्जी उंगली रखते तो जीत जाते। असल मसला ये नहीं, असल बात वो ये कह रहे हैं कि लड़ना नहीं है इलेक्शन, सिर्फ उंगली रखनी है हल्के पे, जीत जाना। असल बात ये है यार, इनके वो बयान से मुझे वो याद आ गया ना, वो मरीज बेचारा डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मैं जहां पे भी अपने जिस्म पे उंगली रखता हूँ बड़ी सख्त दर्द होती है, सारा जिस्म मेरा दर्दी हुआ है, जहां उंगली रखता हूँ दर्द होती है, जहां उंगली रखता हूँ। डॉक्टर ने 1.5 घंटा ला के चेक करके बताया भाई जी जिस्म सारा ठीक है, तुम्हारी उंगली टूटी जिथे भी रख दियो ना तो दर्द दे अंदर होंदी। तो पीपल पार्टी को चाहिए कि पहले उंगली ठीक कराए आप, बाद में फिर सारा पंजाब, बिस्मिल्लाह सारा पाकिस्तान उनका यार है, वो भी हमारे भाई है। अच्छा, अगली खबर सुने जरा। जी जी, जानवरों से प्यार करने वाले कनाडा के एक जोड़े ने इंसानों की बजाय अपनी शादी पर 1000 बिल्लियों को शिरकत की दावत दे दी। यार नंगरेया दा की करना है यार जानवरों से मोहब्बत है उनकी यार। यार बिल्लियां सारी बुला ली है, हद हो गई है, यानी 1000 बिल्ली मंगा ली है अपनी शादी के दावत पे। ऊपर, सारे ब्याह में बारात में म्याऊं म्याऊं हो रही है। मौज है यार, वहाँ शहबाज शरीफ के ऑर्डर की पाबंदी होगी, 1 डिश दूध और छिछड़े बस, छोटी छोटी प्यालियों में दूध और साथ छोटे छोटे लिफाफियों में छिछड़े। और इस बारात की वजह से शादी हाल वाले का मुफ्त में फायदा हो जाना, बारात आनी है तो उसके शादी हाल में से सारे चूहे दौड़ जाने। ये ना हो कहीं राह जाते हुए को बिल्ली से पूछ ले किधर आई हो, क्योंकि मेरे पनेवे दा विआह है, बंदे दौड़ा ला देना अंदर दा पनेवा शेर भी बैठा जे नाच चलो। ना बिल्लियां सलामी में क्या देंगी? म्याऊं। और दूल्हे को दूध पिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी, क्यों जी? वो पता लगे बिल्लियां पी गई सारा दूध। शाबाश, बाद में बिल्ली को बेचारी को 500 देना पड़ेगा, दूध मैं पी लिया। बेवकूफ तरीन हरकतें करता है ये गोरा, बिल्लियां ही बुला लिए बारात में, बाहर कोई शरारत से आतिशबाजी कर दे, को पटाखा शिटाखा चला ले, सारी जंज डर के बनेरियों पे चढ़ गई। पता लगे भाई जी ओ सरबाला नहीं लबन दिया, उत्ते दरख्त ते बैठा जी, पटाखे दे डर तो बेचारा एकदम उत्ते चढ़ गया सी, हुण उतरिया नहीं सुझाण दे। नाज़रीन ये था आज का इस्पेहाल,
خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.